एनवीएन के दोस्तों, हसन कमाल का सलाम, नमस्कार। कमाल की बात में आपका स्वागत, इस्तकबाल, वेलकम। दोस्तों, लक्षद्वीप नक्शे पे देखिए, ये केरल से थोड़ी दूर समंदर में, ब्लैक सी में, बहरे हिंद में एक छोटा सा टापू, एक छोटा सा जजीरा, एक छोटा सा द्वीप है। इसकी एक थोड़ी सी हिस्ट्री आप जान लीजिए। अंग्रेज 1947 में जब भारत छोड़कर गए तो उन्होंने दूसरी स्टेट्स की तरह लक्षद्वीप को भी 3 ऑप्शंस दिए। पहला ये कि वो हिंदुस्तान के साथ रहे, दूसरा ये कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, और तीसरा ये कि वो दोनों से आजाद रहे। लेकिन लक्षद्वीप के लोगों ने पहला ऑप्शन मंजूर किया, यानी हिंदुस्तान के साथ रहने का फैसला किया। पाकिस्तान ने कोशिश की उसे शामिल करने के लिए, लेकिन यहां की जनता ने, लक्षद्वीप के आवाम ने अपना फैसला सुना दिया कि वो हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। चुनांचे लक्षद्वीप को हिंदुस्तान में शामिल कर लिया गया और उसे दमन और दीव और चंडीगढ़ की तरह एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यानी लक्षद्वीप की कोई अपनी विधानसभा नहीं है। वहाँ का कामकाज, वहाँ का नज़्म नस्क, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। तो सेंटर में जिस पार्टी की भी गवर्नमेंट हो, वहाँ अपना एडमिनिस्ट्रेटर, अपना निदेशक, अपना मुंतजिम मुकर्रर कर देते। 70 साल से मामला चला आ रहा था। लक्षद्वीप के बारे में लोग बहुत कम जानते थे, बहुत कम जाना जाता। इस द्वीप की, इस जजीरे की, लक्षद्वीप की एक और खासियत ये कि इसकी जो आबादी है वो आज वो आबादी 70,000 है। इस 70,000 में 63,000 मुसलमान हैं। ये बात हमने आपको इसलिए अभी बता दी ताकि बाद में जो हम बताएंगे वो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि वहाँ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। 70 साल से किसी ने नहीं सुना था कि लक्षद्वीप में क्या होता है। बस ये जाना जाता था कि वो एक द्वीप है जिसकी अपनी तहजीब है, अपनी सभ्यता है, अपना कल्चर है, अपनी ज़बान है, और लोग रह रहे हैं। अचानक लक्षद्वीप जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ का एक सब्जेक्ट बना। हुआ ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि यूनियन टेरिटरी होने की वजह से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इस वक्त लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर, निदेशक, मुंतजिम आला ये श्रीमान है प्रफुल्ल पटेल। बड़ी नामी गिरामी हस्ती है, मामूली चीज़ नहीं है। आपको बता दें, जब गुजरात में हमारे आज के प्रधान सेवक उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे और उनके होम मिनिस्टर थे अमित शाह, जो आज भी उनके होम मिनिस्टर हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में। उन अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख मर्डर केस के सिलसिले में जेल में बंद कर दिया गया। तो जब उन्हें जेल में बंद किया गया था तो इन्हीं प्रफुल्ल पटेल को अमित शाह की जगह गुजरात का होम मिनिस्टर बनाया गया था। उनके बड़े कारनामे थे। तो अब ये वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर है, निदेशक है। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि सेंटर में तो बीजेपी की गवर्नमेंट 7 साल से है। यानी 7 साल से लक्षद्वीप भी यूनियन टेरिटरी है, वहां का सेंटर का आदमी ही रहता है। हाल ही में वहां प्रफुल्ल पटेल साहब को भेजा गया। अब प्रफुल्ल पटेल साहब जब पहुंचे तो उनका भाई एडमिनिस्ट्रेटर तो यहाँ सैकड़ों आते रहे, जाते रहे, कोई कुछ जानता ही नहीं कौन था कौन नहीं था। अब मैं आ गया हूं तो मैं कुछ तो करके दिखाऊं कि दोनों को पता चले कि मैं लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर हूं।
तो उन्होंने 3 कानून बनाए। पहला कानून ये बनाया बीफ बैन, यानी बीफ न बेचा जाएगा, न एक्सपोर्ट किया जाएगा, ना उसका कारोबार होगा, ना उसका धंधा होगा। दूसरा उन्होंने एक हुंडा एक्ट बनाया और तीसरा उन्होंने एक लैंड एक्ट बनाया। पहले एक्ट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। हुंडा एक्ट के बारे में भी जब बना तो लोगों ने कहा ठीक है, हुंडा एक्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन लोगों को जरा हैरत जरूर हुई। हैरत इसलिए हुई कि आज तक लक्षद्वीप के बारे में कुछ सुना नहीं गया कि वहाँ कुछ मारधाड़ होती हो, बड़े मर्डर्स होते हो या रेप केसेस होते हो। आमतौर पर ये बहुत ही पीसफुल एरिया, बहुत पुरअमन इलाका था, बहुत शांति प्रिय इलाका था, कुछ कभी सुना नहीं गया उसके बारे में। तो हुंडा एक्ट क्यों बनाया गया किसी की समझ नहीं आया। बहरहाल हुंडा एक्ट है, कोई बात नहीं। तीसरा उन्होंने लैंड एक्ट बनाया, तो ये बनाया कि बहुत से और राज्यों की तरह लक्षद्वीप में भी ये था कि लक्षद्वीप में कोई बाहर वाला जमीन नहीं खरीद सकता। लक्षद्वीप की जमीन लक्षद्वीप वाले ही ले दे सकते हैं, खरीद और बेच सकते हैं, दूसरा नहीं हो सकता। उन्होंने ये कानून खत्म कर दिया, जैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर में खत्म किया। अब मामला क्या है कि लोगों की युवा की अचानक क्या हो गया है, बीफ से क्या तकलीफ हो गई है। मगर ये तीनों कानून ऐसे हैं जो बना तो दिए गए हैं, लेकिन ये कभी लागू नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। क्यों? सीए भी तो बना था, बल्कि आसाम में जेलें बना दी गई थी, कैंप, वो आज भी वहीं खड़े हैं। बीफ बैन, कौन बीफ बैन कर रहा है? बीजेपी। वही बीजेपी जो गोवा में जब बीफ की कमी हो गई थी और हल्ला मचा था, तो उस बीजेपी ने कहा था अरे घबराओ नहीं गोवा वालों, हम हैं ना, तुम्हें बीफ की कोई कमी नहीं होने देंगे, बीफ नहीं मिला तो हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे, तुम बिल्कुल ना घबराओ। वही बीजेपी वाले जो नॉर्थ ईस्ट में कह रहे थे कि कौन कहता है, किसकी मजाल है कि तुम्हें बीफ खाना बंद कर दो, तुम्हारा बीफ खाना बंद करवा देंगे। वही बीजेपी ना जिसके अरुणाचल में जिसकी हुकूमत है और वहां आज तक बीफ बैन नहीं हो सका और ना होगा। वही बीजेपी ना जो जानती है कि वेस्ट बंगाल में बीफ बैन नहीं है और वो नहीं कर सकती, और कर्नाटक में नहीं है और वो नहीं कर सकती, और सारे साउथ में नहीं है और वो नहीं कर सकती, वो यहाँ भी नहीं कर पाए। जहाँ तक लैंड का एक्ट का सवाल है कि बाहर से लोग आके यहाँ खरीदेंगे, तो ये तो वैली में भी किया गया था, कश्मीर की घाटी में, कश्मीर की वादी में भी किया गया था कि वो कानून हटा दिया गया था, 35A को हटा दिया गया और ये कहा गया था कि अब बाहर वाले आके यहाँ लैंड खरीद सकते हैं, बाहर वाले आके यहाँ रह सकते हैं। किसी ने आज तक वहाँ लैंड नहीं खरीदी, मुकेश अंबानी ने भी नहीं, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो पता नहीं क्या वहाँ पर इंकलाब लाने वाले, किसी ने नहीं खरीदी। अरे कौन खरीदेगा जब ये गवर्नमेंट 7 साल में उन कश्मीरी पंडितों को वहां वापस नहीं बसा सकी जिनका वहां बसने का हक है, जिनकी वो मातृभूमि है, जिनकी वो मादर वतन है। जब ये इनको वहां नहीं ले जा सके तो ये बाहर वालों को क्या लाके उससे जमीन खरीदवाएंगे, तो ये कानून नहीं चलेगा। लेकिन ये किया क्या उन्होंने, क्यों किया, क्या जरूरत थी, ये सब करने की जरूरत थी दोस्तों। जरूरत इसलिए थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि पिछले चंद महीनों में भारत में कोविड से मरने वालों की तादाद गवर्नमेंट 3,18,000 बता रही है, मगर वो 4.2 मिलियन यानी 42 लाख भी हो सकती है, और इस पर हल्ला मचा है। इन तमाम चीज़ों की तरफ से ध्यान हटाने के लिए कुछ तो करना ही था, और ध्यान हटाने के लिए सबसे अच्छा मुद्दा तो यही होता है कि कोई ऐसा इशू ले आओ जिसमें मुसलमान भी किसी तरीके से शामिल हो, ताकि जो इनका हिंदुत्ववादी वोट है वो फौरन उछलने कूदने लगे कि हाँ गवर्नमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया है।
तो ये सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि खुद लक्षद्वीप में इन कानूनों की वजह से बीजेपी में बगावत हो गई है और बीजेपी के 8 लीडरों ने इस्तीफा दे दिया पार्टी। खैर वो अलग बात है, हमें उससे कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं। हमारी चिंता की वजह कुछ और। हमारी चिंता ये है कि ये जो ये हरकतें कर रहे हैं, ये आखिर करना क्या चाहते हैं? अरे हिंदुस्तान का नाम तो यूं ही खराब कर चुके हैं दुनिया में। 70 साल में हिंदुस्तान ने दुनिया में जो मकाम हासिल किया था, जो पोजीशन हासिल की थी, वो इन्होंने मिट्टी में मिला दी। अब ये और क्या चाहते हैं? अब क्या ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ सैंक्शंस लग जाएंगे? तो दोस्तों, दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल चुकी है। हम आपको एक बात बताएं, हमारे डर की वजह क्या है, हमारी चिंता का कारण क्या है। देखिए, अमेरिका में एक कमीशन है, इंटरनेशनल रिलीजियस राइट्स फ्रीडम। यह कहने को तो एनजीओ है, लेकिन इसकी रिपोर्ट्स, इसकी रिकमेंडेशंस पर अमेरिका को, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना पड़ता है। वो ऐसा नहीं है कि एनजीओ की रिपोर्ट है, वो पढ़ी और पढ़ के किनारे रख दी, नहीं, इनको ध्यान देना पड़ता है। ये कमीशन 2 मरतबा इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ सैंक्शंस की रिकमेंडेशन कर चुका है, पाबंदियां लगाने की सिफारिश कर चुका है। वो तो कहिए कि ये दोनों बार उस वक्त ये ऐसा किया गया था जबकि ट्रम्प प्रेसिडेंट थे, जो समझा जाता है कि हमारे प्रधान सेवक के परम मित्र, गहरे दोस्त थे। तो उन्होंने क्या किया था कि इन रिकमेंडेशंस को कई फाइलों के नीचे दबा दिया था, ताकि जब नंबर आएगा तब आएगा, तो वो दब गया फाइलों के नीचे। लेकिन लक्षद्वीप के मामले पर अगर मामला बढ़ा तो यकीन कीजिए कि ये कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कोई सैंक्शन, कोई रिकमेंडेशन दे सकता है। और अगर इस बार उसने रिकमेंडेशन दे दी तो मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रंप का नहीं, जो बाइडेन का अमेरिका। तो ये क्या चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान को कहाँ पहुंचा देना चाहते? ये 7 साल से वहाँ कुछ नहीं सुना था, न बीफ बैन की ज़रूरत थी। मछेरे हैं वो सब, मछलियाँ पकड़ना उनका मेन कारोबार है, और आपने वहाँ बीफ बैन कर दिया और शराब खोल दी। वहाँ शराब पे बैन था प्रफुल्ल पटेल साहब ने शराब खोल दी और बीफ बैन कर दिया। और अब कहते नहीं, हमने शराब तो सिर्फ टूरिस्ट के लिए खोली है। अरे क्या ज़रूरत थी? 7 साल से मामला बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, आपको बैठे बैठे ये क्या हो गया? लेकिन वजह वही है कि ये गवर्नमेंट हर मुहाज पर, हर मोर्चे पर, हर फ्रंट पर फेल हो गई है, और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इसको लोगों को तवज्जो हटाने चाहिए, ध्यान बटाना चाहती है। अरे ये भूल गई कि आप जब कोई प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करना असल मसला होता है, उससे ध्यान हटाना नहीं। अगर उससे ध्यान हट गया तो मसला नहीं हटेगा, प्रॉब्लम नहीं हटेगा, समस्या नहीं हटेगी, वो एक एक करके बढ़ती ही चली जाएंगी। आप उसे आगे से पीछे कर देंगे, वो पीछे रहेंगी, लेकिन एक दिन अचानक आपको दबोच भी लेंगे। तो ये सारे गिमिक्स जो हैं, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होंगे। सबसे बड़ी बात ये है, जहाँ कहीं भी ये होता है वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। बाहर वाले पैसा दबाने से हाथ खींच लेते हैं, और यूँ भी यहाँ लोग देख रहे हैं वोडाफोन के साथ और अब वो ट्विटर और फेसबुक के साथ जो कुछ किया जा रहा है, उसके बाद तो यूं ही बाहर वालों के हौसले पस्त हो गए हैं कि यहाँ कौन पैसा लगाएगा, कल पता नहीं क्या कानून बना दें और हमारा सब कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ये सब हरकतों से आप हिंदुस्तान की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं, आप इस देश से दुश्मनी कर रहे हैं। तो लक्षद्वीप के मसले को यहीं पर ख़त्म करवा दीजिए, इसे आगे नहीं बढ़ने दीजिए। इससे आपको तो नुकसान होगा तो होगा ही, इससे भारत को और भारतवासियों को बहुत नुकसान होगा।
तो हमें यकीन है कि सद्बुद्धि काम करेगी, अक्ल सलीम से काम लिया जाएगा, विजडम वुड प्रिवेल। लेकिन देखिए क्या होता है। तो आज बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।